तो कल अपन ने पढ़ लिया था टैक्सेशन और उसमें जीएसटी पढ़ लिया था पूरा। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, और पहली बार कौन से देश में अपनाया गया था? फ्रांस में। कब अपनाया गया था? 1954 में बनाया था। और भारत में इसकी सिफारिश पहली बार 2003 में हुई थी। किसने की थी? विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जो है वो की गई थी। और और क्या हुआ था? 2007-8 का जो बजट था, उस बजट के अंदर पहली बार जीएसटी को लागू करने की घोषणा की गई, लेकिन जीएसटी टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके डिले, मतलब इसके अंदर जो है वो केंद्र और राज्य के बीच सहमति नहीं बन पाई, और इसके कारण इसमें लगातार होती गई डिले। ठीक है। और फिर फाइनली 2016 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 101वां संविधान संशोधन किया गया, और 101वें संविधान संशोधन के बाद में 1 जुलाई 2017 से भारत में किसको लागू कर दिया गया? जीएसटी जो है, जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया गया। जीएसटी के अंदर सबसे पहला तो ये कौन से सिद्धांत को लागू करता है? वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर सिद्धांत को लागू करता है। जीएसटी एक व्यापक कर है। क्यों है व्यापक कर? तो इसमें केंद्र और राज्य के अधिकतर अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया, इसलिए व्यापक कर है। जीएसटी जो है किस चीज पे लगता है? वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पे लगता है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगाया जाता है। और जीएसटी एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स है, एक मूल्य संवर्धित कर जो है वो है। और ये एक बहुस्तरीय कर है, मल्टी स्टेज टैक्स है। क्यों है मल्टी स्टेज टैक्स? क्योंकि वैल्यू एडिशन की हर स्टेज पर क्या लगाया जाता है? जीएसटी जो है, जीएसटी लगाया जाता है। और अगर एक ही राज्य में आपूर्ति हो रही हो तो केंद्र सरकार लगाती है सीजीएसटी, और राज्य सरकार लगाती है एसजीएसटी। और एक से दूसरे राज्य में हो रही हो तो आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी का कलेक्शन केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार खुद का हिस्सा तो रख लेती है, और राज्य का हिस्सा उपभोग करने वाले राज्य को देते हैं, इसलिए इसको गंतव्य आधारित कर भी कहा जाता है। और आयात जो होते हैं, इंपोर्ट, उन पर भी लगता है आईजीएसटी। आयातों पर भी आईजीएसटी लगाया जाता है। और जीएसटी की फिर दरें हैं, उसकी 5 दरें होती हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और जीएसटी जो है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है एक निश्चित सर्टेन टर्नओवर से अगर ज्यादा हो तो। जैसे अगर सामान्य राज्य है तो टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो वस्तुओं के बिजनेस में, और सेवा का हो तो 20 लाख से, और विशेष राज्य में 20 लाख और 10 लाख जो है, 20 लाख और 10 लाख के अंदर होता है। और उसके बाद में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में एक नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं जीएसटी आईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। 15 डिजिट का होता है। पहले के शुरू के 2 डिजिट है वो तो राज्य के बारे में बताते हैं, और फिर पैन नंबर होता है 10 डिजिट, और फिर लास्ट के 3 डिजिट तो वो कोड होता है। उसके बाद में आता है जीएसटी के सारे कार्य ऑनलाइन किए जाते हैं, और ऑनलाइन कार्य करने के लिए एक संस्था बनाई गई है जीएसटीएन। जीएसटीएन जो है वो एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी और गैर लाभकारी। गैर लाभकारी होने का मतलब लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, और गैर सरकारी होने का मतलब सरकार जो है उसकी हिस्सेदारी 51% से कम है। ठीक है। और फिर इसमें जीएसटी जो है उससे कैस्केडिंग प्रभाव को दूर करते हैं। कैस्केडिंग प्रभाव क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स। और कैस्केडिंग प्रभाव को दूर करने के लिए कौन से सिस्टम को यूज करते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपकी जो कर देयता है वो कितनी होगी, आउटपुट पर कितना टैक्स आपने संग्रहित किया है, और इनपुट पर कितना टैक्स दिया है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, और बाकी पैसा जो है सरकार में जमा करवाया जाता है। फिर जीएसटी के अंदर होता है ई वे बिल। ई वे बिल जो है वो अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उसके लिए ई वे बिल जनरेट करना जो है वो अनिवार्य है। और फिर जीएसटी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना जो है वो क्या है,
50,000 से ज्यादा का सामान ले, और इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं? वे बिल को वेबसाइट से जोड़ सकते हैं, मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, और एसएमएस के माध्यम से जनरेट किया जा सकता है। और फिर आता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी के सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और संविधान के आर्टिकल 279 ए के अंदर इसकी बात जो है वो की गई। और इसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि होते हैं। केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, ये इसका अध्यक्ष भी होता है, और साथ साथ में होता है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। और सभी राज्यों के वित्त मंत्री और यूनियन टेरिटरी, वो यूनियन टेरिटरी जहां पर विधायिका है, जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। और इसमें जो निर्णय लेते हैं तो उसके लिए, कोई भी निर्णय लेने के लिए 75% वोट चाहिए, और जिसमें केंद्र सरकार का मत मूल्य कितना है? वो है 33%, और राज्य सरकार का वो है 67% वोट वैल्यू जो है राज्य सरकार के पास में। और इसका मतलब अकेले केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती, और बिना केंद्र सरकार की सहमति हुई कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। और जीएसटी काउंसिल के क्या क्या कार्य होते हैं? तो वो टैक्स का निर्धारण करता है जिनको जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो है पेट्रोलियम पदार्थों को किस तारीख से शामिल करना है, ये भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। और जीएसटी की जो रेट्स हैं वो कितनी होगी, कौन सी वस्तु पर कितना जीएसटी जो है वो लगाया जाएगा, अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद है तो उस विवाद को कैसे समाधान करेंगे, और संकट काल में जीएसटी की रेट्स कितनी होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल जो है वो डिसाइड करती है। यहाँ तक कर लिया था ना? फिर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। काला धन क्यों समस्या होता है? क्यों होता काला धन होता क्या है? ऐसा कोई धन जिसके ऊपर क्या नहीं दिया गया है? टैक्स नहीं दिया गया है। हाँ, तो ये क्यों समस्या होती है? कितने लोगों को लगता है? ये कैसे हो सकता है? विलासिता युक्त काले धन को जो विलासिता युक्त निवेश में उसमें या तो स्थावर संपदा, रियल एस्टेट खरीद लिया है, मतलब कोई जमीन खरीद ली है, या फिर कोई लग्जरी हाउसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसलिए समस्या थोड़ी है। काला धन क्यों समस्या है? समस्या इसलिए है क्योंकि टैक्स की चोरी हो रही है ना, तो इसलिए समस्या है। तो ये तो कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि होती है। क्या क्या समस्याएं हो सकती है जीएसटी में? बताओ देखें क्या समस्याएं होगी। देखो, जीएसटी में सबसे पहले तो भारत के अंदर जो जीएसटी अपनाया गया ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। कैसे कॉम्प्लिकेट कर दिया? पहली बात तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी में शामिल किया ही नहीं गया। तो जीएसटी की जो मूल अवधारणा है वो ये है कि केंद्र और राज्य के जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं वो सारे किसमें शामिल हो जाने चाहिए? जीएसटी में शामिल हो जाने चाहिए। लेकिन भारत के अंदर सभी अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। बहुत सारी चीजों छोड़ दिया गया ना। किसको छोड़ दिया? 5 पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी है तो इस एक्साइज ड्यूटी को छोड़ दिया। बेसिक कस्टम ड्यूटी है तो उसको भी छोड़ दिया। राज्य के अंदर देखें तो राज्य का जो वैट है या सेल्स टैक्स है जो कि पेट्रोलियम पदार्थों पर लगता है उसको छोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी है जो शराब पे लगती है उसको भी जीएसटी से बाहर रख दिया। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को भी जीएसटी से बाहर रख दिया, और वो टैक्स जो कि लोकल बॉडीज को ट्रांसफर हो गए उनको भी जीएसटी से बाहर रखा हुआ है। और अगर आप चीजों को बाहर रखोगे, कई सारे टैक्स होंगे उनको जीएसटी से बाहर रखोगे, तो कैस्केडिंग इफेक्ट कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ है। जो आपका कैस्केडिंग इफेक्ट है वो कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स। तो अब वैसे तो अपन ने कहते हैं कि जीएसटी आया तो टैक्स टैक्स ओवर टैक्स क्या हो गया? खत्म हो गया, कैस्केडिंग प्रभाव खत्म हो गया, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, अभी भी लगता है। जैसे अगर बाहर से कोई सामान मंगाओ आप, विदेश से कोई भी, तो सिंपल किसी जो है वो बेकरी से खरीदा है, अगर बेकरी से खरीदा है तो केक की रेट तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगी वो अलग लगेगी। अगर आपने बेकरी से नहीं खरीदा, होटल्स में भी कई बार जो है केक अवेलेबल होता है, तो होटल जो है अगर किसी होटल से खरीदा है तो होटल के अंदर भी होटल कौन सा है? अगर होटल ऐसा है जिसके अंदर जो रूम का किराया है वो 7,000 रुपए से कम का है तो उसमें जीएसटी की रेट अलग है। और अगर होटल ऐसा है जिसपे 7,000 रुपए से ज्यादा है रूम का किराया तो जीएसटी की रेट अलग है। तो जीएसटी की रेट क्या हो गई? चेंज हो गई। किसके आधार पर चेंज हो गई?
रूम का किराया चेंज हो गया और आपके जीएसटी की रेट भी चेंज होती है। इसका मतलब सिंपल नहीं रहा, ये सिस्टम क्या हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण फिर जीएसटी की थोड़ी बहुत आलोचनाएं जो है वो भी है। लेकिन फिर भी अपन देखें तो पहले वाले मुकाबले अभी भी सही है। पुराने वाले सिस्टम से देखो, ऐसा नहीं है जीएसटी के अंदर कोई समस्याएं नहीं है, समस्याएं तो है, लेकिन पहले वाला जैसा सिस्टम था उसके मुकाबले अभी भी सही है। और अब ये जो समस्याएं, इन समस्याओं को फिर धीरे धीरे और दूर करने की कोशिशें जो है वो की जानी चाहिए। तो ये है। चलो, तो पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में, टैक्स के जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। एक तो सबसे पहला पढ़ा था टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। क्या होता है टैक्स अवॉइडेंस, कर कानून जो है उनकी कमियों का फायदा उठाते हुए कर नहीं चुकाया जाता, उसको क्या बोलते हैं, टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स इवेजन का क्या मतलब होता है, कर अपवंचन, कानून का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए टैक्स नहीं चुकाया जाए तो बोलते हैं टैक्स इवेजन। जैसे वोडाफोन वाला जो केस था वो किस चीज का था, टैक्स इवेजन का था, अवॉइडेंस का था, टैक्स अवॉइडेंस का था, कर परिहार का मामला जो है वो बनता था। उसके बाद में एक होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसका मतलब क्या होता है, जहां पर इनकम जनरेट हुई है वहीं पर क्या कर लिया जाता है, टैक्स को काट लिया जाता है। टैक्स काट कर फिर पेमेंट जो है वो किया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी कर रहा है तो जिस कंपनी में नौकरी कर रहा है वो जो उसको सैलरी देगी तो कैसे देगी, टैक्स काट के सैलरी जो है वो देगी। तो इसको बोलते हैं अपन टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो ये टीडीएस कोई अलग से टैक्स नहीं होता, ये टैक्स को कलेक्ट करने का एक तरीका जरूर है। फिर इसके बाद में अगला होता है, और क्या होता है, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। तो हर वित्तीय वर्ष का जब अंत होता है तब एक फॉर्म भरते हैं और उस फॉर्म के अंदर व्यक्ति जो है सरकार को कुछ सूचनाएं देता है। किस बारे में सूचनाएं देता है, अपनी इनकम के बारे में जो है सूचनाएं सरकार को देता है कि भाई मेरी इनकम जो है वो कितनी रही है। और उसके अंदर अगर उसने टीडीएस के माध्यम से टैक्स ज्यादा दे दिया है सरकार को तो फिर वो वापस रिफंड क्लेम कर सकता है, रिफंड क्लेम कर सकता है। और फिर आता है एक रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ये रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन या भूतलक्षी कराधान, ये क्या होता है, भूतकाल के जो लेन देन होते हैं, भूतकाल के लेन देन पे जो कर लगाया जाता है उसको बोलते हैं भूतलक्षी कराधान। फिर 2012 में जोड़ा गया था और 21 में खत्म कर दिया गया। प्रगतिशील और प्रतिगामी, प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स, ये क्या होता है, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स की रेट भी बढ़ती जाती है। यानी अधिक आय वाला व्यक्ति अपनी आय का अधिक हिस्सा टैक्स में देता है और कम आय वाला व्यक्ति अपने आय का कम हिस्सा टैक्स में देता है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो क्या करते हैं। और इससे आय की असमानता कम होती है। दूसरा होता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब है कि अधिक आय वाला व्यक्ति अपने आय का कम हिस्सा टैक्स में देगा और कम आय वाला व्यक्ति अपने आय का अधिक हिस्सा टैक्स में देगा। सामान्यतः अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रिग्रेसिव हुआ करते हैं। और इससे आय की असमानता बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, बढ़ जाती है। फिर आता है, और कौन सा होता है, एड वैलोरम। एड वैलोरम का टैक्स का मतलब क्या होता है, जब वैल्यू के ऊपर किसी भी चीज की, वस्तु या सेवा की वैल्यू पे टैक्स लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, एड वैलोरम। और अगर उसकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर लगे तो स्पेसिफिक ड्यूटी जो है, स्पेसिफिक ड्यूटी क्या करते हैं। तो ये टैक्स से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं थी। फिर अपन ने पढ़ा था वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या होता है, तो एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 280 के तहत जो स्थापित की जाती है। हर 5 साल में कौन बनाता है इसको, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल के अंदर जो है वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। वित्त आयोग बताता है कि केंद्र के अंदर के पास में जो टैक्स है उसमें से कितना हिस्सा राज्य को दिया जाना है, राज्यों के बीच में उसको विभाजित करने का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, और कोई अनुदान वगैरह देने तो उस अनुदान की शर्तें किस पर आधारित होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई राष्ट्रपति और कोई मुद्दा उसको दे तो उसको भी, उसके बारे में भी सिफारिश ये करते हैं। और वित्त आयोग जो होता है वो कितने साल के होता है, 5 साल के। पहला वित्त आयोग जो है 1951 में स्थापित हुआ था, उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और 15वां वित्त आयोग ये कब हुआ, 2017 में। कौन थे अध्यक्ष, एन के सिंह। और 4 सदस्य थे, कौन कौन थे, 4, अजय नारायण झा, और कौन सा, रमेश चंद, और अशोक लाहिड़ी, और अनूप सिंह। तो रमेश चंद, अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी और अजय नारायण झा, ये जो है वो थे। और फिर इन्होंने क्या सिफारिश की, तो पहले तो इन्होंने जो 2 रिपोर्ट दी, एक तो 2020-21 के लिए और दूसरा 21-26 के लिए। और इन्होंने पहले तो कहा केंद्र के पास में जो टैक्स है उसमें से राज्यों का हिस्सा कितना होना चाहिए, 41% होना चाहिए। केंद्र से राज्यों के पास में, केंद्र से राज्य के पास कितना पैसा जाएगा,
41%। इससे पहले वाला जो वित्त आयोग था उसने कहा था 42%, और उससे पहले वाला जो था ये था 14 वित्त आयोग, और 13वें वित्त आयोग ने कहा था 32%। तो 32 से 10% बढ़ाया गया था, तो यानी बहुत बड़ा इंक्रीमेंट जो है वो हुआ था ये। और फिर इन्होंने वापस क्या कर दिया, इसको कम कर दिया, कम करके कितना कर दिया है 41%। और 1% कम क्यों कर दिया, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब वो हो गया यूनियन टेरिटरी, इस वजह से जो है वो 1% उसका कम कर लिया, तो इसलिए 41%। फिर राज्यों के बीच में कैसे बांटेंगे इसको, तो राज्यों के बीच में बांटने के लिए जो है एक फॉर्मूला बनाया गया, और उस फॉर्मूले के अंदर 6 फैक्टर्स जो है वो रखे गए, 6 कारक हैं। सबसे पहला कारक तो है इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस, आय का अंतर, और इसको वेटेज कितना दिया गया है, 45% का वेटेज दिया। क्या मतलब है आय के अंतर का, देखो आय के अंतर का मतलब ये है कि हर राज्य की निकालते एक प्रति व्यक्ति आय, क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है, हर राज्य की जीडीपी निकालेंगे, अभी अपन आगे देखेंगे जीडीपी होती क्या है, लेकिन हर राज्य के अंदर उसकी निकाली जाएगी राज्य की एक जीडीपी, और उस राज्य की जीडीपी को राज्य की जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे, और जैसे जनसंख्या डिवाइड करेंगे तो अपन को आएगा प्रति व्यक्ति आय, उस राज्य की पर कैपिटा इनकम कितनी है। अब एक तो ऐसा राज्य होगा जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, जैसे मान लो कि भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय तमिलनाडु की है, तब तमिलनाडु सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला हो गया। फिर उसके बाद में तो कोई दूसरे नंबर पर होगा, सपोज करो मान लो कर्नाटक दूसरे नंबर पे आ गया, फिर तीसरे नंबर पर कोई महाराष्ट्र आ गया, चौथे पे कोई केरल आ गया। अब ये जैसे जैसे राज्य दूर होते जा रहे हैं हाईएस्ट इनकम वाले से, जिसकी डिस्टेंस जितनी ज्यादा है उस राज्य को पैसा भी उतना ज्यादा मिलना चाहिए। भाई जो राज्य इस हाईएस्ट इनकम वाले से जितना दूर है, इसका मतलब वो राज्य उतना गरीब है। अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय कम है तो मतलब राज्य अमीर है गरीब है, गरीब राज्य तो उस राज्य को पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, और जिस राज्य के पास खुद के पास में अच्छे संसाधन है उसको पैसा थोड़ा सा कम देते हैं। तो इसलिए ताकि जो राज्यों के बीच में जो असमानता उस असमानता को थोड़ा कम किया जा सके, इसलिए सबसे पहला फैक्टर कौन सा होता है, आय का अंतर, कि हाईएस्ट इनकम से और आपकी इनकम जो है उसमें अंतर कितना है। जितना अंतर ज्यादा होता है उसमें धन भी उतना ज्यादा मिलता है। फिर दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है एरिया, क्षेत्रफल, और एरिया को वेटेज कितना है, 15% वेटेज है एरिया, यानी जिस राज्य का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसको धन भी ज्यादा मिलेगा। भाई ये जो 41% जब राज्यों में बांटेंगे तो किस राज्य को ज्यादा देंगे किस राज्य को कम देंगे, तो जिस राज्य का क्षेत्रफल ज्यादा है उस राज्य को पैसा भी क्या मिलेगा, वो ज्यादा मिलेगा, तो क्षेत्रफल के आधार पर होता है। फिर तीसरा फैक्टर जो होता है वो होता है जनसंख्या, और जनसंख्या की भी कब की है ये 2011 की जनगणना का था, और इसको वेटेज कितना दे रखा है 15% वेटेज। तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको राज्य को पैसा भी क्या मिलेगा, ज्यादा। लेकिन फिर इसमें एक बात यह है कि जनसंख्या ज्यादा है तो आप पैसे भी ज्यादा दे रहे हो, तो एक तरीके से आप इस बात को इंसेंटिव कर रहे हो कि जनसंख्या बढ़ाओ। कुछ राज्य हैं जिन राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास किया है। तो ज्यादा पैसे किसको मिल रहे हैं, जिन्होंने जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास किया, उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया उनको कम दे रहे हो, यानी जिन्होंने अच्छा काम किया उसको तो आप एक तरीके से दंडित कर रहे हो, पनिश कर रहे हो, तो भाई तुमने अच्छा जनसंख्या नियंत्रित कर लिया अब हम तुमको पैसे नहीं देंगे। अरे यार ये तो क्या बात हुई। और एक राज्य है जो कि वो बात मानता ही नहीं था जनसंख्या नियंत्रण पर, उसने कोई ध्यान नहीं दिया तो उनके यहाँ उनको पैसा आप ज्यादा दे रहे हो। तो इसलिए फिर एक और फैक्टर रखा, और वो फैक्टर कौन सा है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस या जनसांख्यिकी प्रदर्शन। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ये क्या है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए आपने कितना प्रयास किया है। अलग अलग राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कितना प्रयास किया, जिस राज्य ने प्रयास ज्यादा किया है उस राज्य को पैसा भी ज्यादा मिलेगा, और इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। और इसको वेटेज कितना दिया गया है, 12.5% का वेटेज जो है उसको दिया गया। फिर आपके यहाँ पर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, पारिस्थितिकीय वन कैसे हैं, और पारिस्थितिकीय तंत्र जो है पारिस्थितिकीय तंत्र कैसा है, इनके आधार पर जो है वो इसको वेटेज और कितना कितना दिया है 10%। और फिर है टैक्स एफर्ट्स, टैक्स एफर्ट्स का मतलब
कर प्रयास, अगले राज्य ने खुद ने अपने टैक्स को बढ़ाने के लिए कितना प्रयास किया है। भाई आप सिर्फ और सिर्फ क्या केंद्र पे डिपेंडेंट हो या खुद के भी टैक्स जो है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो? तो जिन राज्यों ने खुद के टैक्स को बढ़ाने का प्रयास किया उनको पैसा थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, और इसको वेटेज कितना है, 2.5% का वेटेज जो है उसको दिया गया। तो इस तरीके से कितने फैक्टर्स हो गए, ये 6 फैक्टर्स हैं। इन 6 फैक्टर्स के आधार पर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन या जो क्षैतिज विभाजन होता है उस क्षैतिज विभाजन का निर्धारण किया जाता है। तो एक तो है लंबवत विभाजन या वर्टिकल डिवोल्यूशन, और दूसरा कौन सा होता है, क्षैतिज विभाजन, कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जो है वो कैसा हो। तो ये 41% तो जो है वो लंबवत विभाजन है, आपका वर्टिकल डिवोल्यूशन है, और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए 6 फैक्टर्स के आधार पर उसका निर्णय लिया जाएगा। फिर इसके अलावा इन्होंने जो है कुछ अनुदान के लिए भी कहा गया कि कुछ राज्यों को भी अनुदान दिया जाए, कुछ अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को भी अनुदान दिया जाए, और जो स्थानीय निकाय हैं उन स्थानीय निकायों को भी अनुदान दिए जाने चाहिए। तो और किसी सिफारिश की गई है, अनुदान की सिफारिश, ग्रांट, ग्रांट किसको दिया जाए, राज्यों को भी दिया जाना चाहिए, क्षेत्रों, अलग अलग क्षेत्र को, जैसे हेल्थ का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, ग्रामीण विकास का क्षेत्र है, तो इनको अलग अलग क्षेत्रों को भी दिया जाए, और स्थानीय निकायों को, लोकल बॉडीज को भी अनुदान दिए जाने चाहिए। देखो इसमें तीसरी सिफारिश लिख दो।